हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ एक्सक्रीशन और एक्चुअली द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन. ठीक है, टिल नाउ वी वर सीइंग द रोल ऑफ द किडनीज, दैट हाउ डू दे एक्सक्रीट अवर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द अदर सब्सटेंसेस, राइट? Okay, now we are going to discuss about some other organs which also contribute in the process of the excretion. Okay, now what are those organs? Actually, who are those organs? The liver, the lungs and the skin. Okay, the liver, the lungs and the skin. These are the organs which apart from the kidney helps in the process of the excretion. Okay, as I've already mentioned, okay, when we started this chapter, that it's not only the nitrogenous waste that needs to be excreted out of the body, but there are some other products also which needs to get excreted from our body, right? तो उसमें क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा और भी कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बनते हैं और कुछ क्या होते हैं एक्सेस इंजेशन की वजह से बनते हैं. ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, हमको हमारी बॉडी के बाहर निकालना होता है. ठीक है, तो उसमें कौन कौन हेल्प करता है, ये प्रोडक्ट्स, ये ऑर्गन्स. ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन लंग्स की. लंग्स क्या एक्सक्रीट करता होगा, लंग्स क्या बाहर निकालता होगा, CO2, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. हम पहले ही क्या कर चुके हैं, ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि लंग्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ के बाद जो CO2 बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आफ्टर द O2 इज कंज्यूम्ड इन द टिश्यू एक्टिविटीज़, उसको लंग्स क्या करता है, हमारी बॉडी के बाहर निकालता है. ठीक है, तो लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है, क्या वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को. And it is quite surprising और actually shocking, है ना. ये नंबर देख के तो सरप्राइज होने की जगह थोड़ा शॉक ही लगता है कि क्या सच में. तो it excretes almost 18 liters of CO2 per day. ठीक है, it excretes around or almost 18 liters of CO2 per day. तो इट इज़ क्वाइट शॉकिंग कि 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग्स क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है पर डे में. ओके, तो ये तो था फंक्शन लंग्स का. ठीक है, स्किन कैसे निकालता है, स्किन में क्या होते हैं कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्किन में क्या होते हैं, सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. दो ग्लैंड्स के क्या नाम है जो इसमें हेल्प करता है, स्वेट ग्लैंड and sebaceous gland. ठीक है, sweat gland and the sebaceous glands. ओके, ये जो sweat glands हैं, ठीक है, sweat glands नाम से पता चलता है कि ये क्या निकालते होंगे, sweat. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी की स्वेटिंग के लिए. ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, स्वेट को बाहर निकालते हैं. And sweat is what, mainly water. ठीक है, fluid and NaCl in it. Okay, sweat होता क्या है, basically some amount of water, okay, and NaCl in it. ओके, लेकिन ये जो स्वेट है मेन इसका फंक्शन तो क्या होता है, कूलिंग का होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का होता है. लेकिन इस स्वेट के थ्रू क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी क्या करती है, हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है. ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड are excreted out from the body through the sweat. Okay, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा sebaceous gland. ठीक है, ये क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ sebaceous gland जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है, कुछ अमाउंट ऑफ मैं कह सकती हूँ वैक्स,
वैक्सी सब्सटेंस एक्चुअली, ठीक है, कुछ स्टेरॉल्स, कुछ हाइड्रोकार्बन्स, and some amount of waxy substance sebum. Okay, some amount of a wax or a waxy substance जिसको अपन क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं. ओके, अब ये सीक्रेशन जो होता है, ठीक है, ये सीक्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है. ये सीक्रेशन जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी देता है. ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये स्टेरॉल वैक्स वगैरह ये सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, इसके जो सिक्रीशन है दैट इज़ द सीबम, ठीक है, वो अगर कोई वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है तो वो क्या होगी, एक चिपचिपी सी लेयर होगी, एक ऑयल सी कवरिंग होगी. ठीक है, तो ये जो सीबम है वो क्या देता है, हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी देता है. ओके, एंड उसी के साथ क्या होता है, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करता है. कौन सा, सेबेशियस ग्लैंड. अब जो लास्ट में आता है वो क्या है, हमारा लिवर. ठीक है, लिवर जो है वो हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड कह सकते हैं. लिवर जो है वो हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है, ये जो लिवर होता है वो सबसे पहले तो बाइल को सिक्रीट करता है. ठीक है, बिलिरुबिन हो गए, बिलीवर्डिन हो गए, ठीक है, इन सबको क्या करता है, ये सिक्रीट करता है. उसी के साथ साथ और क्या सिक्रीट करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है, वाइटामिन्स को सिक्रीट करता है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. ये सब क्या होता है कि ये जो मेन डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, जो लिवर है हमारा वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करता है, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, सबसे पहले कि एक तो क्या है कि ये जो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये क्या होते हैं, हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन. ठीक है, उसके साथ साथ और क्या, ये कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है, ये डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ये वाइटामिन्स को सिक्रीट करता है, ड्रग्स को सिक्रीट करता है. ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, अल्टीमेटली जो हमारे बॉडी में डाइजेशन वेस्ट बनते हैं उसके साथ एंड में जाके क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्या है कि ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ओके, अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दिस किडनी. ठीक है, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दी किडनी. सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी माल फंक्शन की. ठीक है, किडनी माल फंक्शन की. जब किडनीज ठीक से वर्क नहीं करती है, हमारा मेन फंक्शन ही हमने एक्सक्रीशन का क्या देखा था कि भाई वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंसेस को वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रही है, लेकिन जब अपन ने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो क्या बात हुई थी कि ये जो है वो मेनली किसका, एक्सक्रीशन के लिए अपन इसको बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, और हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया. ठीक है, हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया. तो जब किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, अगर किडनी माल फंक्शन है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, यूरिया क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, यूरीमिया. ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन अवर बॉडी इज नोन एज द यूरीमिया. ठीक है, अब ये जो एक्यूमुलेटेड यूरिया है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हाईली टॉक्सिक होता है. ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. तो इस वजह से क्या हो सकता है, किडनी
फेलियर, ठीक है। इस वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में जब किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही हो तो क्या करना पड़ता है, जो पर्सन है उसको, आपने नाम सुना होगा डायलिसिस, राइट, आपने नाम सुना होगा हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस पे जाना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, पर्सन को हीमोडायलिसिस पे जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है प्रोसेस में कि एक डायलिसिस की मशीन होती है, ठीक है। एक डायलिसिस की मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जिसका हमको डायलिसिस करना है, ठीक है, जो पर्सन है जिसका हमको डायलिसिस करना है उसकी कोई सूटेबल आर्टरी लेते हैं हम, ठीक है। सपोज अपन को डायलिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसकी अपन ने क्या लिया, ब्लड फ्रॉम दी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से क्या लिया, ब्लड लिया, ओके। उसके बाद वो ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, डायलिसिस मशीन में, ठीक है। वो ब्लड कहाँ जाएगा, डायलिसिस मशीन में। जो डायलिसिस का चेम्बर होता है जहाँ पे एक्चुअल जो डायलिसिस है इट टेक्स प्लेस, उसमें जाने से पहले क्या होता है, जो पूरा डायलिसिस का सेटअप होता है, ठीक है, ब्लड उस एक्चुअल डायलिसिस चेम्बर में पहुँचने से पहले उसमें क्या ऐड होता है, हेपेरिन, ठीक है, उसमें क्या ऐड होता है, हेपेरिन होता है। एंड व्हाट इज हेपेरिन, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। तो हेपेरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट विच इज एडेड टू दी ब्लड वाइल डायलिसिस, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आर्टरी से ब्लड लिया, ओके, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो पाइप, राइट, जो पाइप उस डायलिसिस मशीन का उस आर्टरी के ब्लड को लेकर जाएगा उस डायलिसिस यूनिट तक, मेन डायलिसिस यूनिट तक, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डायलिसिस होगा एक्चुअल, ठीक है। उसमें जाने से पहले क्या होता है कि हेपेरिन उसमें उस मशीन से ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड जो है, ओके, दिस ब्लड रीचेस द एक्चुअल डायलिसिस यूनिट, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि एक सेलोफेन शीट होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक सेलोफेन शीट होती है, ओके, विच इज पोरस। उसमें क्या होता है, एक सेलोफेन शीट होती है विच इज पोरस, ओके। यहाँ से समझ लो आप, एक तरफ से ब्लड आता है, ठीक है, और बाहर उसके क्या होता है, सेलोफेन शीट को सराउंड क्या किए हुए होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड या सॉल्यूशन, ठीक है। ये ब्लड क्या होता है, हेपेरिन ऐड होने के बाद डायलिसिस यूनिट में पहुंचता है, जो मेन जो चेम्बर है वहाँ पहुंचता है, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक सेलोफेन शीट होती है, ठीक है, जिसके अराउंड क्या होता है, डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। जब ये ब्लड इस सेलोफेन शीट से, अच्छा, ये डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है, ये डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन सेम होता है एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ये यहीं पे लिख रही है, डायलिसिंग फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, कॉम्पोजिशन सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट ये स्टार लगा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट दी नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। इसमें क्या होता है, जो डायलिसिंग फ्लूइड है इसका कॉम्पोजिशन सेम होता है प्लाज्मा के जैसा, सेम, ठीक है,
लेकिन एक डिफरेंस होता है कि इस डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता सोचो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वर्क करने की वजह से। अगर डायलिसिस यूनिट अगर डायलिसिस फ्लूइड का और ब्लड का कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही सेम हुआ, सेम टू सेम हुआ, तो क्या आपको लगता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट उस डायलिसिस फ्लूइड में जाता कैसे, है ना? जब कॉम्पोजिशन ही सेम होता तो यहाँ से वहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट होता कैसे? कुछ तो बेसिस चाहिए होता ना ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो बेसिस क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे चलता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तक। ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, ब्लड के अंदर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा से कम में जाएंगे, मतलब ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लड है वहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ पास ऑन हो गए, डायलिसिस फ्लूइड में। तो ऐसे क्या हो गया, हमारा ब्लड प्योर हो गया। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड के वहाँ पे भी क्या होता है, पाइपलाइंस या मैं कहूँ कि पाइप्स अटैच होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस डायलिसिस फ्लूइड को भी कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। अगर सेम डायलिसिस फ्लूइड को पूरे ब्लड के लिए यूज़ करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता जाता है, तो वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट तो डायलिसिस फ्लूइड में जाता जा रहा है ना, तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाकी के ब्लड के लिए कैसे बनेगा। इसलिए ये डायलिसिस फ्लूइड भी क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है। ओके, और ब्लड क्या होता है, इस चेम्बर से पास ऑन होता जाता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। जैसे डायलिसिस यूनिट में गया, ऑन दी बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट the nitrogenous waste pass on from blood to dialysis fluid। ठीक है, बता दिया कैसे पास ऑन होता है, ये यहाँ पे अपन को समझ आ गया, और ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही क्या होता है कि ब्लड पास ऑन हो जाता है, आई मीन फिल्टर हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, उसमें एक दूसरी पाइप से जो उसको वापस बॉडी के अंदर लेके जाएगी एक वेन से, वो पाइप उसमें क्या करती है, वापस एंटी हेपेरिन ऐड कर देती है। एंटी हेपेरिन क्या कर देती है, ऐड कर देती है। वो क्या होगा, एंटी हेपेरिन क्या करेगा, हेपेरिन के एक्शन को काउंटर एक्ट कर देगा और इस एंटीकोएगुलेंट को वापस इनइफेक्टिव कर देगा। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर तो कोएगुलेट हो सके ब्लड, मतलब अगर जब भी ज़रूरत पड़े, है ना, बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं करना, जब भी ज़रूरत पड़े तब कोएगुलेट हो सके। ठीक है, ताकि कभी कुछ कटवट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ठीक है, तो एंटी हेपेरिन इसमें वापस ऐड किया जाता है और सूटेबल वेन के थ्रू उसको वापस क्या होता है, बॉडी में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है पूरा डायलिसिस का प्रोसेस। ओके, लेकिन जो अब इंसान डायलिसिस पे कब तक जिएगा, ये तो क्या है कि भाई चले जब तक चला लो, लेकिन अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहे हैं आप सुनते जाइए करते करते नोट। लेकिन अगर जो अल्टीमेट है, ठीक है, जो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है इस किडनी फेलियर का, ठीक है, वो तो क्या होगा कि भाई जो पर्सन है जिसका रीनल फेलियर हुआ है उसमें क्या किया जाए, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है, उसमें क्या किया जाए, किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, रीनल कैल्कुलाई। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्कुलाई या कैलकुलस क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम के स्टोन्स।
एक्चुअली कैल्शियम के नहीं, ऑक्जेलेट्स के भी क्या हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, जो कि हमारे किडनी में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जो मासेस और ये जो स्टोन्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते मतलब ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होते तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना। सॉल्युबल थे तब तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं, क्योंकि फिर अपनी बॉडी में इतनी तकलीफ नहीं देते। लेकिन इनसॉल्युबल मासेस होते हैं और फिर ये एंड में क्या होता है, किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा हैम्पर करने लगते हैं, ठीक है, जिसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं, किडनी स्टोन, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है किडनी का, दैट इज द रीनल कैल्कुलाई। ओके, the next disorder is the glomerulonephritis. The next disorder is the glomerulonephritis. okay, इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलाई है, ओके, उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस है जो, ग्लोमेरुलाई है जो, उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अच्छा, एक एडिशनल ज्ञान इसमें, जब भी किसी चीज़ के पीछे हो, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जब भी किसी भी चीज़ के पीछे आइटिस लगता है, ठीक है, कुछ भी हो, जिस भी चीज़ के पीछे आइटिस लगता है, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। ओके, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट थिंग। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टॉन्सिलाइटिस, है ना, तो टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन, टॉन्सिलाइटिस, ओके। ग्लॉसाइटिस, टंग का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो जिसके पीछे भी आइटिस लगता है मतलब उसमें क्या, इन्फ्लामेशन बता रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। वही है कि पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो अपन बेसिक डिस्कस करेंगे, जो लगता है डिस्कस करना चाहिए पूरा वो पूरा करेंगे, बाकी जो चीज़ ऑलरेडी पता ही है उसको पूरा डिस्कस करके टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस देख देख के आपको आंसर्स डिस्कस साथ में करती जाऊंगी। ओके, सो विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट formed per minute in the glomerulus, okay, actually by the both the kidneys in 1 minute. The filtrate, the amount of filtrate formed by the kidneys per minute or in 1 minute is known as the glomerular filtration rate. जब भी ऐसी रेट और इनकी चीज़ें पूछी जाए, you should always mention the amount also. ओके, अगर आपको पता है तो आपको अमाउंट ज़रूर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, 125 ml, 125 ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द GFR। ऐसी चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऑटो रेगुलेशन के नाम से ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी, लेकिन जब अपन ने रेगुलेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसको ही यहाँ पे ऑटो रेगुलेशन में पूछा गया है, ठीक है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को ही क्या कर रहे हैं, ऑटो रेगुलेशन के नाम पे पूछ रहे हैं। इसको ऑटो रेगुलेशन मतलब खुद से रेगुलेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस या सेल्स, ठीक है। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस और जो सेल है वो क्या थे, इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। ये जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इस GFR के लिए थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, पहली बात तो ये प्रेजेंट किस में होता है, किडनी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेफ्रॉन में ही बनते कैसे हैं, इफरेंट आर्टीरियोल और जो DCT है
उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियल और जो डीसीटी है उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे ये क्या बनता है, ये स्पेशलाइज्ड अपैरेटस बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये अंदर ही प्रेजेंट होते हैं किडनी के, नेफ्रॉन के, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटो रेगुलेशन, क्योंकि ये खुद का खुद में ही क्या कर रहा है, अपनी जीएफआर को बढ़ाने का किडनी क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। जैसे ही जीएफआर कम होती है वैसे ही क्या होता है, रेनिन सिक्रीट होता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है विच इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, विच इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, जो इन टर्न क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड जो एंटर कर रहा है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में वो भी बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, हमारा हार्मोन भी सिक्रीट कराता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगेन ये जीएफआर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो आप खुद भी अपने मन में आंसर करते जाइएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट है मैच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स, इज इट कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स, यस इट इज, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। वो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के थ्रू ही तो होती है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर सीएनएस को सिग्नल्स भेजते हैं, सीएनएस वापस मोटर इन्फॉर्मेशन सिग्नल भेजता है कि भाई कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर और रिलैक्स हो जाएगा यूरेथ्रा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन हो जाएगा, रिलीज ऑफ द यूरिन हो जाएगा, इट इज कैरिड आउट थ्रू अ और बाय अ रिफ्लेक्स, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। The B option is ADH helps in water elimination, making the urine hypotonic. ADH क्या हेल्प करता है यूरिन को डाइल्यूट करने में, मतलब ज़्यादा पानी वाला बनाने में, फॉल्स। ADH जो है उसका नाम ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। डायूरेसिस मैंने बताया था जब क्या होता है, यूरिन में क्या होता है, ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है या ज़्यादा पानी जा रहा है, तो नाम जब ADH का एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटी है उसके खिलाफ है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो वो बेचारा कैसे डायूरेसिस कराएगा, कैसे यूरिन को डाइल्यूट करेगा, उल्टा वो तो यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेटेड बनाता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को अपन इससे याद रख सकते हैं, डायूरेसिस मीन्स मोर लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, और ये एंटी डायूरेटिक है मतलब क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेटेड रखेगा, ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, यस ट्रू, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन तो फिल्टर नहीं होते, ठीक है, अपन को ये चीज पता है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, हेनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यस ट्रू, ओके। एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इज एक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यस, है ना, ये चीज अपन ने पढ़ी थी कि ग्लूकोज अमोनिया ये सब क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्सॉर्ब होते हैं, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अपन को पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए, कौन करता है, वासा रेक्टा और कौन करता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। वो क्या करते हैं, मेनली NaCl और यूरिया का जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और आपस में, है ना। और इन जो आर्म्स हैं लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग और डिसेंडिंग प्लस वासा रेक्टा की असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो फ्लो होता है ऑफ द फिल्ट्रेट एंड द ब्लड, वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, और आप इस पूरी चीज को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर, लंग्स एंड द स्किन इन द एक्सक्रीशन। ये अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं,
क्या क्या रोल होता है? लिवर क्या करता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, विटामिन, इन सबको क्या करता है? सिक्रीट करता है, जो कि फर्दर क्या होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? लंग्स। लंग्स क्या करता है? CO2 को एक्सक्रीट करता है। ओके, और जो थर्ड है स्किन, वो क्या करता है? स्वेट के थ्रू लैक्टिक एसिड और अमोनिया यूरिया को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, और जो सिबेशियस ग्लैंड है वो सीबम के थ्रू वैक्स, हाइड्रोकार्बन्स और स्टेरॉल्स को सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, सॉरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैच्योरेशन। अभी अभी अपन ने जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की बात की तभी ऑटोमेटिकली अपन ने क्या किया था? मैच्योरेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि होता क्या? रिलीज ऑफ यूरिन होता है। कैसे होता है कि किडनी से जैसे ही फिल्टर हुआ ब्लड, ओके, वो क्या करता है? यूरिन को, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? स्ट्रेच होता है यूरिन के फिल होने से। उस पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं? CNS को सिग्नल भेजते हैं। CNS वापस उन स्ट्रेच रिसेप्टर को सिग्नल भेजता है कि भाई कंस्ट्रिक्ट हो जाओ। कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो यूरिन बाहर निकल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकल के क्या करेगा? यूरेथ्रा, जो हमारी ओपनिंग होती है, वहाँ से वो रिलैक्स हो जाएगी और यूरिन बाहर निकल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द मैच्योरेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the items of column 1 with those of the column 2. okay, फर्स्ट क्या है हमारा? एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म किस में प्रेजेंट होता है? बोनी फिशेस में। तो जो ए का आंसर है एमोनोटेलिज्म का, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बोनी फिश। ठीक है, सेकंड का जो आंसर है, सेकंड ऑप्शन क्या है? बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल। ओके, थर्ड जो है वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कैसे होगा? यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म किस में होता है? बर्ड्स में। यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? बर्ड्स का। ओके, और लास्ट क्या है? ADH, दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या कराता है? वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है। ओके, डन। जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा? What is meant by the term osmoregulation? ठीक है, what is meant by the term osmoregulation? osmoregulation से हमारा ये मतलब है, osmoregulation means regulation or या maintaining the osmotic gradient. ठीक है, it means the regulation or the maintenance of the osmotic gradient. ओके, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में ऑस्मोसिस क्या होता है? पहले कि जब वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, थ्रू द डिफ्यूजन, इट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, और इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कैसे मूव करेगा ये सब कुछ सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन या इसके मेंटेनेंस को अपन क्या कह देते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली ईदर यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एंड नॉट एमोनोटेलिक। व्हाई? वी नो व्हाई, राइट? हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी और हमारे नेचर की एक खास बात है, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि अपने सिचुएशंस के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करते हैं? खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कर लेते हैं? खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अमोनिया क्या होता है, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट्स वाई वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका है, एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। क्योंकि वो अमोनिया को, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करके एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जो ज़मीन पे रहने वाला एनिमल्स हैं, उनके पास इतना वाटर नहीं होता, ओके उनके पास इतना वाटर नहीं होता कि इतने टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर सके, एक्सक्रीट कर सके, इसलिए उनमें ऐसा ये सब्सटेंस जो है उसको क्या होता है, कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लिवर होता है हमारे पास जो कि क्या करता है, इनको यूरिया में और क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो मोस्टली क्या होता है, यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है वो उनके एक्सक्रीशन में इतने वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने क्या होते हैं, अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, हमारा अडेप्टेशन है, ताकि ज़्यादा वाटर क्या करे, वेस्ट नहीं करना पड़े हमको, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इन दी किडनी फंक्शन। वी नो व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, राइट। अभी अपन ने देखा था कि भाई ये क्या करता है कि जीएफआर को बढ़ाने में हेल्प करता है थ्रू द सिक्रीशन ऑफ द रेनिन। रेनिन जैसे ही सिक्रीट हुआ वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाता है, जो कि फर्दर क्या करता है, इस जीएफआर को जो है वो बढ़ाने में हेल्प करता है थ्रू द वेजो कंस्ट्रक्शन एक्शन ऑफ दी ऑन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस अपन पूरा खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एक बार आंसर्स बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, ओके। द नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग दी फ्लेम सेल्स एज दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, उसको वो कौन सा कॉर्डेट एनिमल है, एम्फियोक्सिस, ओके। वो एनिमल का नाम क्या हो जाएगा, एम्फियोक्सिस, ओके। जो सेकेंड है दैट इज द कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसी चीज़ों के आंसर तो खुद करने चाहिए। जब अपन ने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो अपन ने एक मेन चीज़ पढ़ी थी कॉर्टेक्स की, ठीक है। किडनी के कॉर्टेक्स की अपन ने एक मेन चीज़ पढ़ी थी कि ये जो मेडुला के पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, ये जो क्या होता है किडनी में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या होती है कि कॉर्टेक्स क्या कर रहा होता है, इनमें प्रोजेक्ट कर रहा होता है। जो कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी है वो इनके बीच में क्या होता है, प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीनल कॉलम्स। कॉर्टेक्स का वो पार्ट, कॉर्टिकल पार्ट जो कि क्या कर रहा है, इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रोजेक्ट करता है, वो क्या है, रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये दोनों ही चीज़ें लिखना, क्योंकि पता नहीं होता ना कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दोनों ही चीज़ें लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ रीनल कॉलम्स लिख के नहीं छोड़ना है, सिर्फ कॉलम्स ऑफ बर्टिनी लिख के भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरा सही से उसको आंसर करना है आपको, ओके। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो अ लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू दी हेनलेस लूप। बताओ कौन सा लूप होता है जो हेनलेस लूप के पैरेलल रन कर रहा होता है, वासा रेक्टा। द लूप ऑफ कैपिलरी दैट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इज नोन एज दी वासा रेक्टा, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, द काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, ओके। Now the next is the fill in the blanks, okay. With this we'll end this chapter. First fill in the blanks क्या है, ascending limb of the Henle's loop, okay. ascending limb ये दो हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, descending है, और ये वाला क्या है, ascending है, ओके। तो ये क्या कह रहा है, ascending limb of the Henle's loop is dash to water। ascending limb क्या होता है, dash to water, it is इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। और जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर से, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है
और असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, इम्परमिएबल होता है. याद आ रहा है कुछ? उसके बाद सेकंड क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय विच हार्मोन, यू टेल मी विच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. मेनली क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन से ये क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है. एल्डोस्टेरॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन इज एडीएच. Okay, the third one is dialysis fluid contain all the constituent as in plasma except what, the nitrogenous waste. ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड का सेम होता है लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होते. द नेक्स्ट इज अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे. ठीक है, जो नॉर्मल एडल्ट होता है वो क्या होता है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है. विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर ऑफ आवर्स. ओके, in the next class we'll discuss about the hormones that helps in regulation of our body. Okay, this ends this chapter, the excretory system. Thank you.